ओके, तो आज हम लोगों को करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर शुरुआत की चीज़ें आप लोग को पता भी हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन हो गया और ऑसिलेटरी मोशन हो गया। फिर स्पेसिफिकली एसएचएम पे आते हैं। एसएचएम का जो अगर आपको समझना है तो एक तरीके से ये अपन लोग मैकेनिक्स में डालें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें अपन को मैकेनिक्स से ही समझ में आएंगी। तो एसएचएम जो है हम मैकेनिक्स वाला ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें हम पोजीशन देखेंगे, जैसे वहां मैकेनिक्स में पोजीशन थी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। हाँ, बस यही चीज। अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो तो ग्रेविटेशनल हो गई एमजीएच। तो एमजीएच तो ग्रेविटेशनल नहीं हो गई, फिर कुछ पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो बताया मैंने, क्या बताया। हाँ, स्प्रिंग की देखी, लेकिन शुरुआत क्या है, परिभाषा क्या बताई मैंने, वर्पा एनर्जी तो पढ़ा है ना। तो उसमें परिभाषा बताई थी मैंने पोटेंशियल एनर्जी की, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, बताया था कैसे। हाँ, इंटीग्रेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बस नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फिर ग्रेविटी का वर्क डन हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का हो तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, मतलब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है और उसको नेगेटिव में कर देना है, तो वो क्या निकल के आएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना सा काम है, मुश्किल तो नहीं है। तो यही सब हमें करना है। तो कोशिश करना तुम लोग पेन पेपर लेके बैठो, और जैसे मैं करना शुरू करूं कोई डेरिवेशन, मेरे से पहले करके दिखाओ। कुछ चीजें ही हैं इसमें ऐसी जो तुम्हें लगेगा कि भाई सीख लेते हैं फिर लिखते हैं, ज्यादातर चीजें तुम्हारे लिए आसानी है, बेसिक छोटी मोटी गणित है। जहां पर रुकने को होगा मैं बोल दूंगा रुक जाना। तो पेन पेपर लेके ये वाले वीडियो को देखना है, ये वाली क्लास करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेटरी का एक हिस्सा होता है। तो देखते हैं पहले पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो एक खास समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मैंने ये बहुत ही रैंडम सा डायग्राम इसीलिए लिया, रैंडम सी सिचुएशन इसीलिए ली, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है अगर वो अपने आप को रिपीट करे। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है एक खास टाइम में, वो वही मोशन सूर्य के चारों तरफ दोबारा दोहराती है। अब ज्यादा अंदर इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर सूर्य भी घूम रहा है, ये वो विद रिस्पेक्ट टू सन, और थोड़ी आइडियल केसेस में बात कर रहे हैं, है ना। तो वो मोशन जो अपने आप को पूरा का पूरा रिपीट करता है, ये मोशन देख रहे हो अपने आप को एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, इसलिए इस मोशन को हम कौन सा नाम देंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में और क्या क्या होता है, पीरियोडिक मोशन आप लोगों ने कहां देखा, पेंडुलम वाला मोशन हो गया, वेरी गुड। और सिंपल पेंडुलम हो गया हमारा। और दूसरा, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, वेरी गुड, न्यूक्लियस। तो ये हमारा मोशन कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को रिपीट करता है बार 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 बार। पीरियोडिक मोशन बहुत सारे मोशन होते हैं। पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जो एसएचएम मोशन है, जो सिंपल पेंडुलम वाला मोशन हुआ, वो ऑसिलेटरी मोशन में आता है। जो सिंपल पेंडुलम हुआ वो वाला मोशन हमारा कौन से मोशन में आता है, ऑसिलेटरी मोशन में आता है। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, या आमतौर पे इसे वाइब्रेटरी मोशन के नाम से कह सकते हैं अपन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन विन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो
और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में होने का मतलब है कि पीरियोडिक का हिस्सा है ये। ऑसिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन का ही एक हिस्सा है। अब यहां पर जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है वो है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग अपने लिए इसको हम मीन पोजीशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? मीन पोजीशन के नाम से जानेंगे। मीन पोजीशन क्या होती है? वो फिक्स्ड पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट हमारा पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इधर उधर। समझ में आया कि नहीं? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे बार बार उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हो रहा है वो। अब ये मीन पोजीशन और डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है भैया? टाइम पीरियड। यहां पर क्या आप वन ऑसिलेशन को बता सकते हो? क्या होगा वन ऑसिलेशन? क्या चीज है वन ऑसिलेशन? पाई यार, नहीं ऑसिलेशन सर्कल थोड़ी होता है। तो तुम कह रहे हो कि आधा सर्कल जो है उसका आधा, ऐसे कैसे होगा? देखो जरा, लेट्स से ये इसको हम इधर पे स्टार्ट बोल देते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ, चला 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 दूसरी तरफ गया, सब जगह लौट करके वापस उसी जगह आया। अब इसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। नहीं आई मेरी बात समझ में? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुमने देखना शुरू कहां से किया? तब ये इधर था और ऊपर जा रहा था, तो इधर से ऊपर आया, अब इधर जा रहा है, और फिर लौट के वापस जब इधर आएगा तब इसको कहेंगे हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये बात क्लियर हुई? एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे भी कहते हैं, वन साइकिल इज कंप्लीटेड। क्लियर हुई ये वाली बात? हमने बात क्या करनी थी? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है हमारा, उसमें आपको एक फिक्स्ड पॉइंट का होना जरूरी है। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। क्या कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट को? मीन पोजीशन कहते हैं हम लोग। और वो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो उस डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। यहां पर दो चीजें और दिख रही हैं आपको जहां तक वो जा पा रहा है। बोलो हाँ या ना? इन जगहों को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। तो कितनी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई? कितनी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई भैया लोग? दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। कितनी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई? दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। किसी पॉइंट से दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, और डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हम कहीं से भी देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो उधर से जाए, दूसरे तरफ पहुंचे और वापस लौट के उधर आए। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ एंड वहीं होना है, और हर पॉइंट को एक्सप्लोर करके वापस आना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लेते हैं तुमने इधर से कहा, अब इधर से जैसे अभी आई, अब इधर से ये ऊपर गई और वापस आ गई, तो ये आ गई अपनी जगह पर, लेकिन बाकी ये वाला तरफ तो एक्सप्लोर नहीं किया ना उसने, तो पूरा ऑसिलेशन नहीं कहेंगे। कब कहेंगे पूरा ऑसिलेशन? जब उधर गया, लौट के दूसरी तरफ आया, और फिर फाइनली लौट के अपनी जगह आया। आया कुछ समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? गया और लौट के वापस से अपनी तरफ आया, तब कहेंगे हम इसको क्या? वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट साइकिल जिसको बोलते हैं। कोई समस्या? पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो जो लास्ट तक इस तरफ जाता है उसको भी एक्सट्रीम कहते हैं, और लास्ट तक इस तरफ जाता है उसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं, और उनके बीच में बिल्कुल बीच में एक, बिल्कुल मिडिल में उनके एक मीन पोजीशन होती है। अब ये पोजीशन की खास बात क्या है? अब खास बात है, सबसे खास बात है फोर्स। क्या खास बात है? फोर्स। देखिएगा यहां पर, देखिएगा जरा यहां पर गौर से, यहां पर एट, सबसे खास बात, एट मीन पोजीशन एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। पार्टिकल पर काम करने वाले सभी फोर्सेस का सम मीन पोजीशन पर 0 होना चाहिए, या फिर उल्टा बोले, जिस जगह पर नेट फोर्स 0 होता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन में?
मीन पोजीशन। आया कुछ कुछ समझ में? मीन, अगर आपको कोई सिचुएशन दी है, मतलब एक जनरल फोर्स एक्स का फंक्शन दिया है, फोर्स पोजीशन का फंक्शन दिया है, तो आप फोर्स को क्या रखो? 0, और एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। जैसे मैं कहूं f बराबर 2x माइनस 3, ठीक, तो इसमें आप f बराबर क्या रखोगे? 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर प्लस 3, x बराबर 3/2, तो 3/2 यूनिट जो है पोजीशन, वो हमारी क्या है? ऑसिलेटरी में। केवल फोर्स 0 हो जाने से ऑसिलेटरी हो जाएगा ऐसा नहीं होता, सुनते चलो जरा ध्यान से। अब अगर तुमने इस मीन पोजीशन के लेफ्ट या राइट शिफ्ट किया, कहां शिफ्ट किया, तो पार्टिकल को वापस आना चाहिए। नहीं समझ में आया? इस पोजीशन के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। नेट फोर्स 0 है हमारा, नेट फोर्स जहां भी 0 होता है तो हम उस जगह को क्या कहते हैं? पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? क्या जानते हो इक्विलिब्रियम के बारे में? बिल्कुल सही। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स और नेट टॉर्क उस जगह पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और क्या जानते हो इक्विलिब्रियम के बारे में? वेरी गुड। लेकिन इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। जो तुम कह रहे हो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी होती है उस इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं अपन? स्टेबल इक्विलिब्रियम। शाबाश। और जिस जगह पर मैक्सिमम होती है उस जगह पर क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मान लो सब जगह बराबर है तो फिर वो इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। शाबाश। नाउ हमें केवल और केवल बात किस कौन से वाले इक्विलिब्रियम की करनी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। कौन से इक्विलिब्रियम की बात करनी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखते हैं। तो हाँ, ये बात लिख लेते हैं। सो वी कैन से पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी U मस्ट बी मिनिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो हमारी मिनिमम ही होनी चाहिए। चलो और चीजें लिखते हैं हम लोग। जो फोर्स है, इफ पार्टिकल is displaced from its mean position पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो फिर क्या होगा बताइएगा कोई? तो फिर उस पर एक फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगना शुरू हो जाता है, और उस फोर्स को जो मीन पोजीशन की तरफ लगता है उसका नाम रखते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम रखते हैं? मैं एक रफ स्केच बनाता हूं। रफ स्केच में मैंने ऐसे लाइन बनाई, इस लाइन पर हमारा पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ये जगह x की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। गॉट इट? मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर एक्सट्रीम मिलेगा और मीन पोजीशन से उतनी दूरी पर दूसरी तरफ एक्सट्रीम मिलेगा। इसको मैं x एक्सट्रीम ऐसे लिख लेता हूं। क्लियर है? कोई समस्या? पार्टिकल तुम्हारा अगर मीन पोजीशन पे रखा है, एक पार्टिकल है तुम्हारे पास, वो मीन पोजीशन पे रखा है, तो इस जगह पर उस पर काम करने वाले सभी फोर्सेस कितने होंगे? 0। किस जगह पर? मीन पोजीशन पर पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबके सब क्या होंगे? 0। अब पार्टिकल पे कौन कहां से फोर्स लगा रहा अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, आगे आएगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम जो आज के जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये मतलब चीजें नहीं बताएंगे कौन कैसे फोर्स लगा रहा। अब अगर मान लेते हैं हम इसको, इस पार्टिकल को खिसका करके इधर ले गए, ये पार्टिकल इधर पे था, इधर ले गए, ठीक है? इधर ले गए का मतलब क्या हो गया? हमने उसे राइट साइड में x डिस्प्लेस कर दिया। से यस और नो? अब अगर इसे ऑसिलेशन करना है तो उसकी एक शर्त है,
होनी चाहिए ना शर्त। वो शर्त ये है कि तुमने अगर इसको यहां ले जाकर के छोड़ा तो इसे कहां आना पड़ेगा, वापस। तो वापस कब आएगा, जब उस पर क्या लग रहा होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। क्या लग रहा होगा, रीस्टोरिंग का मतलब वापस उसी जगह पर लाने के लिए। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाने वाला फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, अपनी जगह पर वापस लाने वाला। मान लेते हैं तुमने उसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस किया, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, राइट वाली। आया समझ में? तभी इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। मतलब मीन पोजीशन के चाहे तुम, जैसे तुम्हारे में x की वैल्यू 2, अभी जो क्वेश्चन किया 3/2, x की वैल्यू 3/2 रखने पर फोर्स 0 आ रहा था। अब तुम्हें चेक करना है कि वो पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा। तो तुम क्या करो, x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा कितनी है, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 से ज्यादा कितनी रखी हो सकती है, 2, 2.5, 3, कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी, 2 रख लो। 2 रखने पर फोर्स का जो वैल्यू आना चाहिए, 2 रखा तो तुम राइट साइड में गए ना, मतलब पॉजिटिव तरफ गए ना, तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। और अगर लेफ्ट साइड में रखोगे, लेफ्ट साइड के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, मीन पोजीशन कितनी बताई, 1.5 बताई। तो अगर तुम 1 पे रखोगे तो भी वो लेफ्ट हो गया ना, 1 क्या नेगेटिव में है, कैसी बातें कर रहे हो बैगी बैगी से, नेगेटिव में नहीं है ना। तो नेगेटिव में होने का तो कोई मतलब बात हुई नहीं। कई लोग कई बार ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू 0, इसका मतलब मीन पोजीशन, भक ऐसा होता है क्या? मीन पोजीशन कौन सी है, क्या बात है मीन पोजीशन की, जहां पर एफ नेट 0 हो, ये ज्यादा जरूरी है ना। जहां पर क्या 0 हो, ये ज्यादा जरूरी है, भूलोगे तो नहीं इस बात को। x की वो वैल्यू मीन पोजीशन कहलाएगी जहां पर एफ नेट 0 हो, ना कि x 0 पर मीन पोजीशन। फिर बाद में अगर तुम्हें अपने सिचुएशन को आसान सा दिखाना है तो x को 0 बोल दो, तो बाद में तुम वो अपना पूरा स्केल ही शिफ्ट कर दो, तो अलग बात है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। तो ये समझ में आ गया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो उसको वापस लेके आता है। अभी मैं क्या बता रहा था, पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अ रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट। ठीक है। अब रीस्टोरिंग फोर्स की सबसे खास बात तो यह है कि जो उसका डायरेक्शन वेक्टर है वो एग्जैक्टली नेगेटिव में है पोजीशन के डायरेक्शन वेक्टर के, केवल डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और जैसे कि तुम उसे ज्यादा दूर ले जा रहे हो तो उस पर फोर्स भी ज्यादा बनना चाहिए, उसको और ज्यादा मतलब मजबूती से वापस आना चाहिए। तो एक और जो रिलेशन है वो ये है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स की कुछ भी पावर रख दो, ये कि मैग्नीट्यूड में बताया मैंने, दो चीजें बताई, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में ऐसा होना चाहिए। जहां पर कोई ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जहां पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे होता है तब उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखोगे इस बात को। फोर्स का केवल नेगेटिव होना काफी नहीं है, काफी है अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। जहां पर x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पॉजिटिव नेगेटिव राइट और लेफ्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अ रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट। और ये रीस्टोरिंग फोर्स की खास बात है कि डायरेक्शन अपोजिट है, और खास बात है कि ये माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n के प्रोपोर्शनल है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अभी कांस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पल्लो। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहां पर एक और कुछ एक छोटी मोटी चीजें, जैसे कि एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच की दूरी को अपन लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपको टाइम पीरियड पता चली गया,
चल गया कि नहीं चल गया? क्या क्या है टाइम पीरियड? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कवर करता है, उसको कहते हैं एक टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम पीरियड लगता है जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई वाली बात? फिर शब्द आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ हाँ, लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है। कैसी बातें कर रहा है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, बिल्कुल सही, वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ऑसिलेटरी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ऑसिलेटरी पार्टिकल में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स की आपको अगर जांच करनी है तो इस इक्वेशन से चेक करके जांच कर सकते हो। अगर कोई भी पार्टिकल पर जो फोर्स है वो ये वाली इस तरह की इक्वेशन बनाता है तो वो पार्टिकल एक्स ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। पार्टिकल की मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो होता है, उसके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर दूसरे तरफ एक्सट्रीम तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर इस तरफ एक्सट्रीम तक जाता है, एंड सो ऑन करके पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करते रहता है। ये बात क्लियर हो गई? ऑसिलेशन कराने के लिए कई सारे केसेस हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम हो गया हमारा, और भी कई सारे ढेर सारे केसेस हैं जहां पर पार्टिकल हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है। दिखाना जरा वो। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं हम लोग। अब एक काम करते हैं, इसमें ऑसिलेटरी मोशन में और भी चीजें हैं, अभी हम आगे और भी देखते रहेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 2x, मतलब 3 केसेस दे रखे हैं। एक जगह फोर्स ये है, एक जगह फोर्स ये है, एक जगह फोर्स ये है। आपको पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना है कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, मतलब वो ऑसिलेटरी होगा कि नहीं होगा, लीनियर मोशन होगा कि नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका, कब कहां पर कैसे, मतलब तुम्हें सब कुछ डिस्क्राइब करना है। तो फोर्स से तुम ये सब चीजें डिस्क्राइब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्यों भाई? तो सब, जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। तो ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए उसके पास? सबसे पहले क्या, ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? परिभाषा क्या ऑसिलेशन की? कैसा मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है? टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन? टू एंड फ्रो के लिए अबाउट एक फिक्स्ड पोजीशन होना जरूरी है ना। वो फिक्स्ड पोजीशन को हम क्या कहते हैं? सबसे जरूरी चीज ऑसिलेशन में पहले चेक करो मीन पोजीशन कहां आएगी। अगर होगी भी तो, अगर होगी भी तो तभी तो ऑसिलेशन चेक करोगे तुम। पहले मीन पता करो। तो पहले केस में मीन पता करो जरा। मीन के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने क्या बताया? फोर्स को जीरो करो। वेरी गुड। ओह सॉरी, एक मिनट, कुछ नहीं हुआ, वो मैंने गलती से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच f is equals to 0. In case of oscillatory motion, this x will be mean position. ठीक है? हाँ, तो पहले केस में f को 0 रखो, x कितना आ रहा है? दूसरे केस में f0 रखो, x कितना आ रहा है? तीसरे केस में x0 2। तो इन ऑल 3 केसेस क्या दिख रहा है तुम्हें? At x is equals to 2, f is 0. So x is equals to 2 might be
द मीन पोजीशन। गॉट इट? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। सबसे पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, f इज इक्वल्स टू -2x-3 का होल क्यूब। ठीक है, यहां पर हम एक लाइन बना लेते हैं जिसमें x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4, ऐसे करके लाइन चलती रहेगी। जब पार्टिकल हमारा x2 पर था तो उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। अब पार्टिकल पर जो फोर्स है तुम्हारा वो रीस्टोरिंग होना चाहिए, तो वो ऑसिलेशन करेगा। चेक करते हैं जरा, पहले केस में एट x इज इक्वल्स टू 3 रख के देखो जरा, फोर्स कितना आ रहा है? 3 रख के देखो जरा कितना आ रहा है। अबे मैंने इक्वेशन कर देखी, x-2 है वो, 3 रखा तो कितना आ रहा है? हाँ, -2 आ रहा है फोर्स, तो F कितना आ रहा है हमारा? -2 न्यूटन। अगर हम 4 रखते तो 5 रखते तो मतलब हर बार माइनस का ही आता। मोटिव ये है मेरा कहने का, अगर हम x की जब देखो, यानी कि अगर तुम राइट साइड में लेके जा रहे हो पार्टिकल को तो उसमें फोर्स कब लग रहा है? लेफ्ट में। तो राइट साइड में ले जाने पर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो ये रिस्टोरिंग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। चलो अब एक काम करते हैं, पार्टिकल को हम किधर ले जाते हैं? लेफ्ट साइड में। चेक करते हैं फोर्स किधर लग रहा है। रखो जरा x की वैल्यू 1 रख दें, रखो जरा 1 -2, -1 का क्यूब और -1 का 2 में मल्टीप्लाई, -1 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस का 2 न्यूटन। अच्छा चलो और करो, 0 रखो x की जगह, 2 का क्यूब -8√2 जा प्लस का 16, प्लस का ही आ रहा है, तो x की जगह तुम -1 रखोगे तब -1 -2 -3 का क्यूब -27 2 जा 54, वो भी प्लस का ही आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जब तुम इस पार्टिकल को इधर लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तुमने कैसा किया? पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा लगा? नेगेटिव। फिर डिस्प्लेसमेंट तुमने कैसा किया? नेगेटिव, पार्टिकल पर फोर्स किधर लगा? इसका मतलब पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो किसका काम कर रहा है? रीस्टोरिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो रीस्टोरिंग का काम हो गया हमारा। और कोई एक वैसा रिलेशन भी है, F प्रोपोर्शनल टू -(x⁴n) वाला रिलेशन भी बन रहा है, हो गया ना हमारा। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा? से यस और नो? सोच लो जरा। तो ये पहले वाले केस का मतलब इस तरीके से अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो वो कौन सा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन करेगा? क्लियर हुई ये वाली बात? अब जरा एक काम करो, इसी तरीके से ये वाला चेक करके देखो, -2x-2 का स्क्वायर, अभी क्यूब था अब स्क्वायर है। दूसरा केस, f इज इक्वल्स टू -2x-2 का स्क्वायर। चेक करो जरा क्या करना है इसमें हमें। क्या करना है चेक करो जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालना है? मीन पोजीशन। तो इसकी मीन पोजीशन का मतलब प्रपोज्ड मीन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स 0 है। एट x इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, फोर्स कितना है अपना? 0। सो x बराबर 2 माइट बी दी मीन पोजीशन। लाइन बनाओ, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, 1, 0। यहां पर तो फोर्स पार्टिकल पर 0 आ रहा है, इसको खिसकाओ। चेक करना है ना। एट x इज इक्वल्स टू 3, f कितना आ रहा है भाई? 3 -2 1 स्क्वायर 1 1 इंटू 2 -2। अरे वाह, मतलब अगर आप पार्टिकल को इधर ले गए तो f तुम्हारा इधर लग रहा है,
चलो अभी तो तुम खुश हो, आधा काम हो गया। लेफ्ट ले चलो, एट x इज इक्वल्स टू 1, f कितना आ रहा है? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। 1 -2 -1 और -1 का स्क्वायर +1 और +1 इंटू -2 ही आ गया। अरे यार अगर तुम पार्टिकल को किधर ले जा रहे हो, इधर x की वैल्यू इधर ले जा रहे हो, तो पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो भी किधर लग रहा है? इसी साइड लग रहा है। मतलब x नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव में ही हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स यहाँ पर रीस्टोरिंग की तरह काम आई। बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुई ये वाली बात? चेक कर पाएंगे अभी हम। अब जरा ये तो चेक करके बताओ, फिर अगर इसका ऐसा नहीं है तो कैसा मोशन है फिर? क्या है? ये भी तो बात हो रही। हम कह रहे हैं कि नहीं है मोशन ऑसिलेटरी, चेक कर गया, फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो काम खत्म। लेकिन अगर रीस्टोरिंग नहीं हो रहा है ये, तो फिर कैसा मोशन हो रहा है? ये सोच के बताओ जरा, कैसा मोशन है ये? फिर कैसा मोशन हुआ ये? बताओ। सर्किल में घूम रहा है। अरे लड़के, प्लस माइनस की बात है, सर्किल में कैसे घूम रहा है? सर्किल में घूमने के लिए तो एक खास कंडीशन बताई मैंने। कब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमेगा बताइए जरा, कब घूमेगा सर्किल में? पीरियोडिक मोशन में सर्किल में घूमता है। जरूरी है ये वाली बात? क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होता? फिर अरे फोर्स बताओ, सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स कैसा होता है? सर्कुलर मोशन में कोई फोर्स बताया मैंने? कौन सा नाम बोला था? क्या नाम बोला था? थोड़ा ऊंचा बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम बोला था। क्या खास बात थी उसकी? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या? इंस्टेंटेनियस पोजीशन की डायरेक्शन है वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियसली इधर जा रहा है तो उसका पोजीशन भी तो, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के कैसे हैं? ऑलवेज, तब वो पार्टिकल क्या करेगा? आया कुछ समझ में? फोर्स और वेलोसिटी कह सकते हो तुम, फोर्स और मोमेंटम कह सकते हो तुम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आपको मोमेंटम दे दिया, आपको फोर्स दे दिया, बोले पार्टिकल का मोशन कैसा है, पैराबोलिक, हाइपरबोला और ऐसा और वैसा। तो आपको मोमेंटम और फोर्स के बीच में एंगल निकालना है। अरे मोमेंटम ही अकेला दे दिया तो डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लोगे कि नहीं? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मैं लिख के बताऊं? लिख दे रहा हूं तो तभी मानोगे, तुम ऐसे मानोगे ही नहीं। अरे यार तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात, मान लिया करो। एक रैंडम बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब हाँ ठीक कह सकते हो, आ गया नाम तो थोड़ा बहुत रिलेटेड तो है, पर ऑसिलेटरी में नहीं। हमें दिया है P, एक मोमेंटम दिया है पार्टिकल का 2 sin t i कैप प्लस 3 cos, या 2 ही ले लो, 2 cos t j कैप, ठीक है, 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, ठीक है, क्लियर है? अब तुमसे कहा पार्टिकल का पाथ बताओ क्या होगा मोशन का। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? dp अपॉन dt। डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? साइन का कॉस और कॉस का, अबे माइनस साइन, तो आ जाएगा 2 cos t i कैप और माइनस 2 sin t। फिर मैंने क्या कहा? मोमेंटम और फोर्स का क्या करो? प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। मतलब एंगल निकालना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे। क्या होता है एंगल का फॉर्मूला? cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f डॉट p डिवाइड बाय f इंटू पी, यही है। तो f डॉट p करोगे तुम तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4 sin t cos t माइनस 4 sin t cos t, कट गया, कितना बचा? तो थीटा कितना आया? 90 डिग्री। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल कितना बना? तो फिर पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। फोर्स और मोमेंटम परपेंडिकुलर हो गए तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? यहां पर फोर्स की जगह, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी दे सकता है मैं, तो तुम एक्सेलरेशन निकाल देना डिफरेंशिएट करके। सो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये आ चुका 2-3-4 बार, नीट में भी, जेई में भी, AI ट्रिपल ई में भी, समझ गए? तो
तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार आई जाती, किसी ना किसी रूप में दर्शन दे जाती हैं। तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा, ये सब आपको इक्वेशन से देख के पता चलता है। बी स्मार्ट, बी अटेंटिव, वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही, बस यही तो चाहिए आपको, और चाहिए भी क्या। आई समझ में बात? देखो मैं और समझाता हूं। यहां पर जो पार्टिकल है इसका पाथ तुम देख रहे हो कि चाहे तुम इधर ले जाओ चाहे तुम इधर ले जाओ, उस पर फोर्स किधर लग रहा है हर बार, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो हर बार तुम्हारा स्क्वायर करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या खा रही हो आजकल? x की जगह कुछ भी रखो, स्क्वायर है ना, तो अंदर का माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो उसका मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या आएगा हर बार, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हर बार क्या है, वन डायरेक्शन है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। फोर्स का वेरिएशन हो रहा है पोजीशन के साथ, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव ही है, डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, कब भी नहीं बदल रही। तो आपने अगर पार्टिकल को छोड़ रोक भी रखा है, मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 भी रखी है, तब पार्टिकल किधर चला जाएगा, इधर। अगर मतलब अगर आपने x बराबर 2 पर रखा है फिर तो 0 है, उसने कहीं भी रखा है इसके अलावा, तो पार्टिकल किधर चला जाएगा, नेगेटिव में। अगर मान लो तो आपने उसे इस तरफ फेंक दिया तो भी किधर चला जाएगा, नेगेटिव में। अगर आपने इस तरफ फेंक दिया तो भी किधर चला जाएगा। समझ में आया? फोर्स की तरफ देखो, होगा क्या, इधर फेंका तो वो रुकेगा धीरे धीरे जाके, फिर वापस आएगा और फिर इस तरफ स्पीड बढ़ा के चला जाएगा। ये है कहानी कुल मिला के। नहीं आई मेरी बात समझ में? तुम्हें आ रहा है कुछ? हाँ, यही तो बात है। देखो नेट फोर्स 0 है, अगर किसी जगह पर नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब क्या है, पार्टिकल रुक जाएगा। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या, हाँ वेलोसिटी क्या, 0 तो नहीं है ना, क्या है वेलोसिटी। तो अगर वो पहले से चल रहा है तो चलता रहेगा, जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा, 0 फोर्स रोक नहीं पाएगा ना उसे। आई बात समझ में? नाउ व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन, f बराबर -2x की पावर x -2 की पावर 1। तीसरा वाला f बराबर -2x माइनस क्या है 2, बस पावर 1। तो एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, सॉरी एट x इक्वल्स टू t फोर्स कितना हो गया, 0। तो चांसेस हैं x2 क्या हो गई अपनी मीन पोजीशन। तो अब x बराबर कितना रखो 3, f कितना आ गया, शाबाश। और एट x बराबर कितना रखो, वेरी गुड। तो फोर्स कितना आ गया, +2 आ गया कि नहीं आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा जो फोर्स है वो कैसा काम कर रहा है, रीस्टोरिंग की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, सो वी कैन से दिस फोर्स is acting as रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स से हमारा पार्टिकल कैसा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन। और यहां पर अगर हमें देखने को बोलेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू -x की पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैक्सिमम पावर x की कितनी होगी इस केस में, 1। सबसे पहले केस में मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है ना। बट 2 के केस में क्या है, फिर वो माइनस का साइन थोड़ा सा हमें देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। आई बात समझ में, क्लियर है मेरी बात? किसी प्रकार की आपको कोई समस्या दिख रही है क्या यहाँ पर, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं हम अगला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन समझ गए। पीरियोडिक मोशन में कई तरह के मोशन होते हैं। एक टाइप का मोशन जो कि टू एंड फ्रो मोशन है, उसको क्या कहते हैं अपन, ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन के लिए आपके पास मीन पोजीशन के लेफ्ट ले जाओ तो फोर्स राइट लगे, और राइट ले जाओ तो फोर्स लेफ्ट लगे, रीस्टोरिंग जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं इसको हम, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है। ऑसिलेटरी फॉर एसएचएम, एनी
oscillatory motion will be known as simple harmonic motion या हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी को हार्मोनिक भी कह देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन if its restoring force follows following equation। अब तुम्हें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, लाइन से लगातार मैं लिखते जाऊंगा, टाइम कम दूंगा। देखो यहां पर क्या है भाई, फॉलोइंग इक्वेशन क्या है, f प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x टू दी पावर n होता है कौन सा, ऑसिलेटरी मोशन। n की वैल्यू क्या क्या होती है, प्लस में 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूं आपको SHM करना है, तो SHM के लिए आपकी शर्त क्या है, x की जगह पावर क्या हो 1, n की वैल्यू क्या हो 1 ओनली, तब वो हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। सिंपल, प्रॉब्लम कोई, सुनते चलो देखते चलो। अब इसमें कुछ चीजें तुम्हें याद करनी है, ये इक्वेशन आपको याद करनी है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया हमने, क्या लगाया, k कांस्टेंट, k को हम रीस्टोरिंग कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको, हम रीस्टोरिंग कांस्टेंट कहते हैं। f इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हम k की जगह ओमेगा स्क्वायर m भी लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर m होता है। अब ये आप पूछ सकते हो सर ये अचानक से कहां से आया, अब इसमें कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी मेरी, एक दो चीजें और मैं करूंगा अचानक से, तो वो आपको माननी पड़ेंगी भाई कि हाँ ये आ गया। कांस्टेंट है ये, पर्टिकुलर किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट है और m तो पार्टिकल का मास है। फोर्स को अपन क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m से m कट जाएगा। सो एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहां पर जो शब्द ओमेगा है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोशिश करूंगा अभी आज की क्लास में ही काफी चीजें हो जाएं आपकी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी बोले तो टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई एफ, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, टी हो गया अपना टाइम पीरियड। ठीक है, और एफ हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, टी टाइम पीरियड, एफ फ्रीक्वेंसी। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आपको इसी इक्वेशन में ए और एक्स पता है और आपसे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर या फिर 2 पाई एफ का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये सब बातें, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं दिख रही अभी आपको, ये आपको याद करना है। अच्छा मैं क्या एक्सेलरेशन को d2x अपॉन dt स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्यों भाई, एक्सेलरेशन को अपन d2x ओवर dt स्क्वायर नहीं लिख सकते। ओके तो यहां पर इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM में क्या लिखा हमने, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले आओ, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, यस और नो। यहां पर a की जगह हम लिख देते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। वो इसको भी कहते हैं कई बार, मेनली इसको कहते हैं हम d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, जहां पर ओमेगा उसकी
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कांस्टेंट है बेसिकली पर्टिकुलर एसएचएम के लिए, या 2 पाई एफ, टी उसका टाइम पीरियड है उस एसएचएम का और एफ है उसकी फ्रीक्वेंसी। आ रही है बात समझ में सभी को? बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं दिख रही? यहां पर d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये डबल डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है कि नहीं है? पावर 2 वाली डेरिवेटिव इक्वेशन है कि नहीं है? इसको सॉल्व करना अपने औकात की बाहर वाली बात है भाई साहब, ठीक है? कक्षा 12 में इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें नहीं सिखाया, ठीक है? समझ में आया? ना तुम्हें सीखना है, ध्यान देना, ना गणित वालों को सीखना है ना बायोलॉजी वालों को सीखना है, कोई जरूरत नहीं है इसको सीखने की। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का टाइम के साथ फंक्शन आएगा ना, दो वेरिएबल है ना केवल, x और t, यस और नो? ये तो समझ में आ रहा है कि यहां पर x और t का फंक्शन है, ये इक्वेशन जो है वो x और t की इक्वेशन है। फंक्शन जो है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x t का फंक्शन t x का फंक्शन, दो वेरिएबल की इक्वेशन है। मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x का रिलेशन t के साथ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मैं ये इक्वेशन होती है एसएचएम की, ये मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, लेकिन ये इक्वेशन से अब जो अगली लिखने वाला हूं वो मैं आपको नहीं बता सकता, ना आपको जानना है, ना कोशिश करनी है, ना यूट्यूब वीडियो देखना है कोई, ठीक है? समझ गए? अपने दूर दूर तक ये रिलेशन में नहीं है, ना एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में भी लिखा है ऑन सॉल्विंग, एचसी वर्मा में भी लिखा है ऑन सॉल्विंग, किसी और किताब में देखोगे तो ऑन सॉल्विंग। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग डबल डेरिवेटिव इक्वेशन, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन जो भी है, तो सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आती है हमारी टाइम के टर्म्स में, वो आती है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये सॉल्व करने के बाद आता है, जहां पर x है एसएचएम करते हुए पार्टिकल का t टाइम पर पोजीशन, x है एसएचएम करते हुए पार्टिकल का t टाइम पर पोजीशन। बोलो कोई प्रॉब्लम इसको देखने में? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताया भी। x हो गया हमारा पार्टिकल का पोजीशन t टाइम पर, ठीक है? जहां पर ये जो t है ये 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। यहां पर सबसे मेन बात है, इन दिस इक्वेशन हेयर वी कंसीडर x इज इक्वल्स टू 0 इज मीन पोजीशन। ये बात समझ में आई कुछ? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रैंडम इक्वेशन लिखी थी, वहां पर x की वैल्यू 2 पर मीन पोजीशन आई थी, तो x की कोई भी वैल्यू पर मीन आ सकती है। फिर हमें इस इक्वेशन के लिए हम लोग x 0 पर मीन लेके चलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? x बराबर 0 का मतलब है मीन पोजीशन। क्लियर? अच्छा, a इसका हो गया एम्पलीट्यूड, मतलब इस तरफ और इस तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल का अधिक से अधिक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन, उसको हम लोग कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गई ये वाली बात? यार x0 को हम मीन पोजीशन लेके चल रहे हैं, होती नहीं है हर बार, हम लेके चल रहे हैं, ये अजम्पशन है हमारा, इस इक्वेशन के लिए अजम्पशन है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, t0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, क्या? t0 रखने पर x कितना आएगा? साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? तो x की वैल्यू t0 पर कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब क्या है? t0 कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा टाइम होता है जब से हमने शुरुआत की? t0 क्या है? इनिशियल, स्टार्ट। t0 मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट में पार्टिकल किधर था? 0 पर। ऐसा जरूरी है क्या? से यस और नो? नहीं समझ में आ रहा? कोई भी रैंडम पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करते हुए कई सारे एग्जांपल्स अपने दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि एक स्प्रिंग लो,
उसको दीवार से एक सिरा बांध दो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक ब्लॉक से बांध दो, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग रखो, दीवार से बांधी और एक ब्लॉक बांध दिया उससे, स्प्रिंगलेस जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, और फिर तुम उसको हल्का सा खींच करके छोड़ो, तो वो ऐसे 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 एसएचएम करने लगेगा। ये हम प्रूफ करेंगे कि वो एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एसएचएम के लिए शर्त क्या बताई मैंने, क्या हुआ, एसएचएम के लिए शर्त क्या बताई मैंने, अच्छा 2 आगे निकल गया मैं। एसएचएम के लिए शर्त क्या बताई हमने, माइनस एक्स टू द पावर 1, एक्स पे पावर क्या हो और आगे साइन क्या हो। अगर कोई इक्वेशन में ऐसा मिल जाएगा तो फिर वो कैसा करेगा, अरे ऐसा तो हमें दिखा दिखा सा लग रहा है, ये नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है इसमें तुम्हें, f प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है कि नहीं। तो लास्ट में पता हम क्या लिखेंगे, दिस मोशन इज SHM, ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, पहला वाला ऑसिलेटरी, दूसरा वाला कौन सा है लीनियर, तीसरा वाला कौन सा है ऑसिलेटरी में एसएचएम। एसएचएम ऑसिलेटरी का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो f प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है ये हमारा क्या है, कुछ हो गया क्या, एक मिनट, सब कुछ सही चल रहा है यार, ये ठीक है। अगला पेज कहाँ चला गया मेरा, ऐसे कैसे आगे होगा, घर की खेती चल रही इसकी, किस में है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मैं लिखा तो था अभी, अचानक से डिलीट हो गया। वाह, अपने में ही है वो तो, अरे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो हमारा वो रिलेशन जो आया था x इजिकल्स ए इजिकल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स था, इसको इधर ले जाते हैं तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, a को क्या लिखते हैं d2x ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, और ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण यही होगा। ये डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है। ऑन सॉल्विंग हम एक रिलेशन प्राप्त करते हैं, वो रिलेशन होता है x बराबर a साइन क्या है ओमेगा टी। इसमें हमने इस रिलेशन में एट x इजिकल्स टू 0 क्या माना, मीन पोजीशन, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें a क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, और भी खास बात है इस इक्वेशन में एट वी हैव अज्यूम्ड इट, ध्यान रखिएगा, एट t इजिकल्स टू 0, t इजिकल्स टू 0 पर क्या पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो ऑसिलेशन करना शुरू किया है इस इक्वेशन के हिसाब से, एट t इजिकल्स टू 0 पार्टिकल starts from mean position, पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ये सारे केस माने हैं। तो देखिएगा
देखिएगा जरा ध्यान से, एक मैं रैंडम केस बनाता हूँ। वो रैंडम मैं केस बना रहा हूँ किसका? SHM स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग मास सिस्टम का। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ समझते हो? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या होती है? नेचुरल लेंथ की एक्स कैसे होती है बेटा? वो तो फोर्स होता है स्प्रिंग का। नेचुरल लेंथ क्या होती है स्प्रिंग की? जब वो ना ही कंप्रेस्ड हो और ना ही स्ट्रेच्ड हो, तो उस केस में उसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो क्या है? नेचुरल लेंथ। तो ऐसे में नेचुरल लेंथ पर ही हमारी नेट फोर्स 0 होगा, तो नेचुरल लेंथ को हम क्या बोल देंगे? अपनी मीन पोजीशन। समझ गए? क्लियर? अब तुम इसको x इधर खिसकाओगे तो ये वापस आएगा, इधर खिसकाओगे तो ये वापस आएगा। तो x की वैल्यू t टाइम पर इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगी अगर मीन पर हो एट t इज टू 0। पार्टिकल किधर है? मीन पोजीशन पे। अभी समझ गए? इस इक्वेशन के हिसाब से तुम्हारा काम चलेगा। किसी प्रकार की समस्या? ये इक्वेशन आपको दुनिया की सब चीजें दे देगी, सब कुछ जो जो आपको इसमें पूछा जा सकता है, आपको सब कुछ मिल सकता है। मतलब आपसे पूछने के लिए शुरुआत यही से हो सकती है कि किस टाइम पर पार्टिकल किधर होगा। से यस और नो? अच्छा ये बताओ मुझे, क्या देखो चलो ये तो अब हम नहीं बदलेंगे, मीन पोजीशन 0 पर मान ली, अब वो हम नहीं बदलेंगे। मतलब मीन पोजीशन को हम x बराबर 0 बोल दे रहे हैं, अब ये हम नहीं बदलेंगे, अपने आसानी के लिए कर रहे हैं तो क्यों फालतू हम परेशान हो। लेकिन क्या जरूरी है शुरुआत उसकी यहीं से हो? मीन पोजीशन से ही हो? शुरुआत कहीं से भी हो सकती है ना। तो मान लेते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई? कहीं दूर से। जैसे मैं समझाता हूं, x की वैल्यू a कब होगी? x की वैल्यू +1 कब होगी? जब ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा ओमेगा टी? 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा मान लो शुरुआत में ही वो 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। मान लो इक्वेशन हमारी ऐसी ना हो करके x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। इसका क्या मतलब हुआ? एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज वेयर? हाँ पार्टिकल इज वेयर? π/2 तो एंगल हुआ रे। π/2 देखो t0 रखो तो बचा साइन π/2। साइन π/2 मतलब 1, तो x की वैल्यू आई a। तो पार्टिकल t0 पर किधर है? a पर। तो ये जो एंगल है ना, एंगल, इसको हम बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे? फेज। और ये जो π/2 है ना, इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे? यहां पर इनिशियल फेज क्या है? 0। वेरी गुड। t0 पर जो एंगल आएगा, ये जो एंगल है ना उसको कहते हैं फेज। t0 पर जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे? यहां पर t0 पर एंगल कितना आ रहा है? यहां पर t0 पर एंगल कितना आ रहा है? 0। यहां पर t0 पर एंगल कितना आ रहा है? वेरी गुड। t0 पर एंगल रे π/2 90। ए तो वैल्यू आ रही है x की, एंगल कितना आ रहा? फेज कितना आ रहा? 90। नहीं आई मेरी बात समझ में? मान लो तुम्हें यहां पर इनिशियल फेज 180 लिखा मिल जाए, मतलब 180 डिग्री। चलो इनिशियल फेज छोड़ दो, टोटल फेज 180 हो जाए। टोटल 180 हो जाए मतलब साइन 180। साइन 180 की वैल्यू 0। साइन 180 की वैल्यू क्या होती? 0। तो पार्टिकल किधर है? 0 पर। 0 क्या है उसकी? मीन पोजीशन। तो पार्टिकल किधर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर मान लेते हैं फेज 270 हो जाए, 270 डिग्री, तो साइन 270, साइन 270 -1, साइन 270 -1, और साइन में -1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? -1 माइनस a। x की वैल्यू कितनी आई? यानी कि पार्टिकल किधर है? अपने लो मतलब मोस्ट लेफ्ट में है, जितना वो जा सकता है लेफ्ट में। ये इस वाले डायग्राम की बात हो रही, मोस्ट लेफ्ट में है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अगर तुम्हारा फेज हो जाए 360 360, तब फिर कितना हो? पार्टिकल किधर है?
0 पर वापस आ गया। फेज पूरा कह रहा हूं मैं, फेज मतलब पूरा पूरा। तो किस फेज में पार्टिकल किधर है ये पता चलता है, और किधर जा रहा है ये भी पता चलता है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारा फेज है 0, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल किधर है और किधर जाएगा, अब राइट साइड में जाएगा ना, प्लस ए की तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर तुम्हारा फेज है 180 डिग्री, इसका मतलब पार्टिकल किधर है, मीन पर ही है, लेकिन किधर जा रहा है। हाँ, आई बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। साइन 60 डिग्री पर है, फेज तुम्हारा 60 डिग्री है, मतलब जैसे यहां पर ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है, ये पूरी वैल्यू 60 आ रही है। आ सकता है ऐसा, चिंता नहीं करो इसकी। तुम ऐसे सोच रहे हो वो 60 मतलब पाई बाय 2 ना हो, यहां पर कुछ और हो, तो 60 आ सकता, मतलब पूरा फेज 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3a/2। मतलब √3a/2 विल बी मीन से लेके एक्सट्रीम ए तक है, तो उसके बीच में कहीं पर हो गया ना, ठीक है ना। फिर आता है साइन 120, कहां है पार्टिकल, साइन 120 की वैल्यू क्या है, साइन 180 तक प्लस ही रहता है। साइन 120 की वैल्यू कह रहा हूं मैं, हाँ साइन 90 + 30 हो जाएगा cos 30। कितना होता cos 30, √3/2। मतलब जब फेज तुम्हारा 60 डिग्री है, π/3 फेज है, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, √3a/2। और जब फेज तुम्हारा 120 डिग्री है, जब फेज तुम्हारा 120 डिग्री है, तब भी तुम्हारा पार्टिकल किधर है, √3a/2। मतलब पार्टिकल का एक्सट्रीम इधर है, मीन इधर है, तो √3a/2 विल बी समवेयर हियर। अगर तुम्हारा फेज है 60 डिग्री, तो पार्टिकल इधर है, और फेज है 120 डिग्री, तब भी पार्टिकल इधर है। 60 डिग्री में पार्टिकल इधर जा रहा है और 120 डिग्री में पार्टिकल इधर जा रहा है। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। 120 के बाद क्या आएगा, 30, 40, 50, 70, 80, और 180 पे किधर होता है, इधर। तो यानी कि 120 के बाद इधर आएगा वो 180 पे, तो पार्टिकल इधर आ रहा है। और 60 के बाद क्या होता है, 70, 80, 90, तो पार्टिकल इधर जा रहा है। 90 पर इधर होता है ना, नहीं आई बात समझ में। आप इसका ग्राफ बना सकते हो ना, साइन का बना सकते हो कि नहीं। तो साइन का जो ग्राफ है आप लोगों ने देखा है ना, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये साइन का ग्राफ है, ये हमारा पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करता है ये ग्राफ। अच्छा, यहां पर आप देख रहे होगे मैंने शुरू कहां से किया, तो ये किसका ग्राफ बना, इसका। इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करूंगा मैं, कहां से स्टार्ट होगा, इस जगह से, यहां से। सही, यस और नो, यस और नो। नहीं आई मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पक्की बात है ना। मैंने अभी टाइम को थोड़ा सा आगे कर दिया, लेकिन मैं देखो अब सही करके दिखाता हूं तुम्हें एग्जैक्टली। अब ठीक है, ये जो पीली वाला ग्राफ बनाया किसका ग्राफ है, और ये सफेद वाला ग्राफ किसका ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब दो पार्टिकल है एसएचएम कर रहे हैं, एक का समीकरण ये दिया है, एक का समीकरण तुम्हें ये दिया है। तो देख करके बताओगे दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो, मतलब दोनों को एक पूरा चक्कर करने में टाइम लगेगा सेम टू सेम। बोलो हाँ या ना, बता ही नहीं रहे तुम लोग, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। सुनते चलो ध्यान से, दोनों को बराबर टाइम लगेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, इसीलिए ग्राफ तुम्हारे एक साथ चल रहे हैं। लेकिन ये वाला फेज में, फेज मतलब एंगल 90 डिग्री इस वाले से आगे है, ज्यादा नहीं, आगे कहते हैं इसको, ज्यादा नहीं कहते, आगे कहते हैं या पीछे कहते हैं। मतलब देखो ये पीछे है, इसकी सारी वैल्यूज इसकी सारी वैल्यूज के बराबर आएंगी, लेकिन 90 डिग्री का अंतर होगा फेज में। आई ये वाली बात समझ में।
क्लियर हो रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? आपको इस इक्वेशन का बेसिक जब तक आपके मन में फीलिंग नहीं आएगी इस इक्वेशन की, तब तक आप एसएचएम नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको ट्रूली एसएचएम पढ़ना और समझना है तो आपको इक्वेशन देख के मन में एक पार्टिकल एसएचएम करते हुए दिखना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। पार्टिकल, जब आपको दो पार्टिकल क्वेश्चन आया, दो पार्टिकल है, एक इधर है एक इधर है, आपके मन में दोनों पार्टिकल एक साथ ऑसिलेशन करते हुए दिखने चाहिए। क्वेश्चन पूछता है दोनों कब दोबारा से एक साथ आएंगे, तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए एनिमेशन। वो कब चलेगा? जब आपको बेसिक सारी छोटी छोटी चीजें इक्वेशन से पता होंगी, कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, कहां तक आ रहा है, कितने एंगल बाद क्या होगा, फेज क्या होता है, फेज का डिफरेंस क्या होता है। और एक चीज, कई बार क्वेश्चन में आपको आता है एक पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन ये, अच्छा साइन ये 90 प्लस थीटा हो गया ना, 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो मैं इस इक्वेशन को ए साइन कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं? तो अभी फेज में डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आ रहा है, इधर ओमेगा टी, इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो फेज का डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2। लेकिन अगर मैं कॉस ओमेगा टी लिख दूंगा तो फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तब भी पाई बाय 2 रहेगा, फेज का डिफरेंस थोड़ी बदल जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा सेम चीजें नहीं है क्या? वैल्यू सारे में सेम नहीं होती क्या? साइन की वैल्यू सारी की सारी कॉस में नहीं होती क्या? क्या अंतर होता है? हाँ, फेज में पाई बाय 2 का डिफरेंस चलता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में फेज का डिफरेंस निकालने को पूछता है, तो आपको पता क्या करना है? सेम पहले या तो दोनों साइन कर लो या दोनों कॉस कर लो। एक साइन एक कॉस है, फिर कैसे बनेगी बात? या फिर वो ध्यान में रखो कि साइन और कॉस है तो 90 डिग्री तो हो गई होगा, फिर एंगल में जो डिफरेंस है वो और डाल दो। कॉस वाला साइन से आगे चलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई समस्या किसी प्रकार की? देख लिया? कोई प्रॉब्लम आपको? ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम और उसकी पोजीशन की इक्वेशन, ठीक है ना? अच्छा, तो x की इक्वेशन कितनी आई अपनी? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्रॉब्लम, मैं फाइव की जगह 0 रखूंगा तो इनिशियल फेज 0 हो जाएगा, और फाइव की जगह 5 रखूंगा तो इनिशियल फेज 5 हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिल रहा है तुम्हें? dx अपॉन, ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का दोबारा करेंगे तो आएगा ओमेगा, तो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या निकलेगा? d2x ओवर dt स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? a। ये क्या हो गया? हाँ, कितना हो गया? cos ओमेगा टी प्लस फाइव का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का दोबारा करेंगे तो ओमेगा, तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, माइनस साइन आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? जरा गौर से ध्यान से देखो, यहां पर a और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ कहता है क्या? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ कहता है क्या? x कहता है। क्या कहता है? तो a को तुम और क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहीं से नहीं चले थे हम, वापस लौट के आ गए, यानी कि गलत नहीं किया हमने। जो सॉल्यूशन x बराबर a साइन ओमेगा टी लिखा सही लिखा था। क्लियर है ये वाली बात? किसी प्रकार की समस्या आपको? फेज समझ में आई गया था आपको? यहां पर ये जो है इसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और इसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। बोलो हाँ या ना? आ नहीं रही तुम लोग को बात समझ में? आ रही है? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? पक्की बात? और देखो जरा यहां पर, क्या आप अभी इसको देखोगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे?
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बड़े आसानी से आ गया, उतने आसानी से नहीं आएगा लेकिन आएगा आराम से। पक वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर दोगे क्या निकलेगा? पोजीशन और टाइम। वेलोसिटी तो गया, मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी और पोजीशन। हाँ वो कैसे बनाएंगे? cos ओमेगा टी प्लस फाइव को sin ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे बना लेंगे? ऐसे कैसे कर लेंगे यार? भाई यार ये गलत कर रहे हो यार तुम, कुछ भी मतलब साइन और कॉस के कोई रिलेशन इस्तेमाल करो। तुम तो कह रहे हैं बदल ही दो। प्लास्टिक सर्जरी करेगा क्या वो? तुम यार खिलवाड़ कर रहा है विज्ञान के साथ। कुछ रिलेशन होता है साइन और कॉस में? क्या रिलेशन होता है भाई? अब वो 90 वाला तो नहीं चलेगा ना, अब एंगल थोड़ी बदल लोगे आप। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया कुछ समझ में? मतलब ये जो कॉस ओमेगा टी है, देखो यहां पर, यहां से सबसे पहले तो x अपॉन ए बराबर साइन आ गया। क्यों भाई? पहले एक काम हो गया, और दूसरा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta gives 1, which means cos theta will be equals to under root 1 minus sin square theta। sin square theta कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ए ओमेगा तो है ही है, उसको तो छेड़ना नहीं। cos थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की जगह क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पक्का है ना? और अब हम या तो इसी को मान लो, नहीं तो ए स्क्वायर को एलसीएम लेके अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आके ए से कट जाएगा, तो बचेगा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या ऐसे रख लो या वैसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है? किसी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है तुम लोगों को? आए अब इसी पे क्वेश्चन आते हैं ढेर सारे, इसी पे क्वेश्चन आते हैं ढेर सारे। जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, कब होगी, तो कौन सा लगाएंगे? टी वाला। और पूछेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, तो लगाएंगे एक्स वाला। कब पूछे तो टाइम, कहां पूछे तो एक्स वाला इक्वेशन लगा दो। तो अभी मुझे देख करके बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, कब होगी? हाँ 1 हो जाएगा, मतलब 1 या -1। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड की बात हो रही, प्लस हो माइनस हो, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है। प्लस का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, माइनस का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है। तो फेज कितना होना चाहिए हमारा? कॉस में 1 कब होता है? 1 या -1? 90 पर, 0 पर 1 और 180 पर। अब अगर पूछा जाए कहां होती है, कहां होती है, तब कहां होगी? समीकरण देख के पूछो, उससे क्या पूछ रही हो? इसको देख के पूछो भाई, इसको देख के देखो कहां होगी। v की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी मिनिमम होनी चाहिए। x की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 0। x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? a, और मिनिमम क्या है? 0। 0 से a, 0 से -a, ऐसे ही तो चलता है पार्टिकल। तो मिनिमम होना चाहिए। अगर ये चीज मिनिमम हुई तो 1 में से घटाने पर मैक्सिमम आएगा और हमारा v मैक्सिमम हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिनिमम हो गया का मतलब क्या है? 0। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी।
और कितनी होगी मैक्सिमम, ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? और सुनो, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कब होगी, जब हमारा साइन ये वाला टर्म प्लस ये 1 या माइनस 1 होगा। समझ गया कि नहीं? और ये वो कब होता है, 90 पर और 270 पर। कहां होगी, जब हमारा x का वैल्यू मैक्सिमम या मैक्सिमम होगा। x का मैक्सिमम कब होगा, a पर और माइनस a पर। x का वैल्यू a रखेंगे तो a आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और x का वैल्यू माइनस a रखेंगे तो a आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल a। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब यही सब बातें जो मैंने अभी बताई, मैं तुम्हें एक उसमें बना के दिखाता हूं लाइन पे। ये लाइन हो गई, इस लाइन में बिल्कुल बीच में मैंने x बराबर 0 लिखा, किनारे पर मैंने x बराबर a लिखा, दूसरे किनारे पर मैंने x बराबर माइनस a लिखा। क्लियर है वाली बात? पार्टिकल जब v की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, जब पार्टिकल इधर, तो फेज देख लेते हैं पहले। फेज, फेज यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पर 0 पर भी होता है, एंड क्या लिख रहा हूं मैं एंड में, 8 180 डिग्री पर भी होता है। यस और नो? 0 पर होता है जाते में और 180 डिग्री पर होता है आते में। यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी होगी, फेज की वैल्यू 90 डिग्री। यस और नो? यहां पर फेज की वैल्यू कितनी होगी ओमेगा टी प्लस फाइव की, बोलो, 270 पर। आया समझ में? 0 पर होगी, 270 पर होगी। माइनस ए है ये, माइनस ए एक्स में कब आएगा, 270 डिग्री पर, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और वापस से 360 डिग्री पर भी वो यहीं आ जाएगा, जब पूरा फेज की बात हो रही है। क्लियर हो गई? कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है भाई, शुरू कहीं से भी उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमने टोटल की वैल्यू लिखी ना ये। अच्छा, जब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, जो कि है प्लस माइनस ए ओमेगा। बोलो हाँ या ना? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। बोलो हाँ या ना? अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। यही तो होल पॉइंट है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन और नेट फोर्स 0 होता है। और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी हो जाए, इस तरफ जाए तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर है, और इस तरफ जाएंगे तो प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर है। कहा भैया? कोई समस्या किसी प्रकार की? काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, 0। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली नहीं है, लेकिन वो तो आसान ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू तुमने निकाली ली, वी की वैल्यू रखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी? क्लियर है ये वाली बात? मैं और भी एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये मैं और भी इस पर काम करूंगा कल। अभी इसमें और भी एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्या, ग्राफ। ठीक है भाई? यहां पर मैं x भी बनाऊंगा इसी ग्राफ में, v भी बनाऊंगा इसी ग्राफ में, और a भी बनाऊंगा इसी ग्राफ में। सबसे पहले x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है? अब मैं ये जो x का ग्राफ बना रहा हूं ये सिंपलेस्ट बना रहा हूं, तो फाई की वैल्यू 0 रख के बनाते हैं। ठीक है? तो इसका ग्राफ बना रहे अपन ऐसे ऐसे ऐसे। तो पार्टिकल शुरू कहां से हुआ, मीन पोजीशन से, फिर अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर अपने वापस मीन पे पहुंचा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा, और वापस। ये है टाइम और ये है एक्स। तो टाइम, जो टोटल टाइम लगा उसको बोलेंगे हम एक टाइम पीरियड। आधा ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा t/2 लगेगा, और उसका भी आधा लगेगा t/4। तो इधर टाइम लगेगा 3t/4। समझ गए कि नहीं समझ गए? t हमारा टाइम पीरियड है। क्या है t? टाइम पीरियड। अभी देखो,
अब हम बनाते हैं वेलोसिटी का, ठीक है भाई। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पार्टिकल का जो ग्राफ, देखो ये ग्राफ जो है इक्वेशन से बना लेते हैं अपन। ये ग्राफ है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो अगर x a साइन ओमेगा टी है तो v कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब एक्सल, तो पोजीशन का जो है वो साइन का कर्व होगा और वेलोसिटी का होगा कॉस का कर्व। कॉस का कर्व साइन के कर्व से 90 डिग्री आगे चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो देखा, जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम था, यानी कि वो शुरू करेगा यहां से, इधर मैक्सिमम तक जाएगा और इधर ऐसे चला जाएगा। तो जो वेलोसिटी का कर्व है वो हुआ हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? प्रॉब्लम कोई? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा उसका कर्व बनाते हैं अपन लोग, एक्सेलरेशन का। अगर इसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मतलब कर्व तो बनेगा साइन का लेकिन माइनस में, तो माइनस में बनेगा का मतलब क्या हुआ, ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। नहीं समझे? ये कर्व बना हमारा a का, a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। भूल जाओगे क्या इसको? अगर मैं आपसे कहूं कि x, v और a तीनों SHM कर रहे हैं क्या, मतलब x पार्टिकल का पोजीशन है। SHM की इक्वेशन सिनोसाइडल इक्वेशन होती है। सिनोसाइडल बोले तो साइन और कॉस की इक्वेशन, मतलब जो डबल डेरिवेटिव इक्वेशन को सॉल्व किया तो साइन बना था ना, कॉस भी बन सकता है। सेम चीजें हैं ना वो दो, साइन और कॉस की इक्वेशन सेम है, वैल्यू सेम है। x की जो इक्वेशन है सिनोसाइडल है, साइन थीटा वाली इक्वेशन है। v की जो इक्वेशन है वो भी साइन थीटा वाली है, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा सिनोसाइडल हो गई। और एक्सेलरेशन भी साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो चाहे साइन थीटा हो। कोई अंतर दिख रहा है तुम्हें इस इक्वेशन और इस ग्राफ में? इस ग्राफ में बस शुरुआत अलग अलग हो रही है, चल एक्स एक जैसी, वैल्यूज चेंज एक प्रकार से हो रही है। नहीं समझ में आया? हर 180 डिग्री के बाद वो वापस अपनी जगह लौटते हैं और फिर चक्कर मारते हैं। 360 में एग्जैक्टली पूरा रिपीट होता है। तो अब हम इसमें पता ग्राफ देख के और वैल्यूज देख के कह सकते हैं कि पार्टिकल तो एसएचएम कर ही रहा, पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एसएचएम कर रहा है, और तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। सब में ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी है ना, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। अब बारी आती है एम्पलीट्यूड की, काय की? तो x में एम्पलीट्यूड कितना है, v में एम्पलीट्यूड कितना है, और a में एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस नहीं, एम्पलीट्यूड तो प्लस माइनस दोनों होता है ना, ऊपर नीचे कितना आएगा। इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है और इनके इनिशियल फेज अलग अलग है। क्या अलग अलग है? इनिशियल फेज अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को ये वाली बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? किसी को किसी प्रकार की समस्या? ग्राफ समझ में आ गया? ये ग्राफ के करस्पॉन्डिंग रियल लाइफ सिचुएशन समझ में आ गई। मतलब ऐसे पार्टिकल इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा, ऐसे करके ऑसिलेट करता रहेगा। वैल्यूज किस हिसाब से चेंज हो रही है समझ में आ गई। उसका बेसिस जो ये इक्वेशन है समझ में आ गई। सभी इक्वेशन क्लियर हुई आपको कि नहीं? एसएचएम की पहली इक्वेशन से लेकर के बाकी सारी इक्वेशन क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सोच लो जरा। ठीक है भाई, मैं सोच के तो आया था ज्यादा क्वेश्चन कराने का भी, पर अभी उसके बाद अपने पास अपने लिए टाइम नहीं बचा, तो अभी की कक्षा हम समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप आज क्वेश्चन करना चाहोगे तो काफी क्वेश्चन कर पाओगे, और मेरे कराने के बाद तो सब कर लोगे। समझ में आया? लेकिन आज आप ट्राई जरूर करेंगे क्वेश्चन कुछ ना कुछ, यही वाले टाइम पीरियड निकालने वाले नहीं है। बस में एक दो चीजें और बची हैं इस चैप्टर में, बाकी सारी चीजें लगभग यही छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। क्वेश्चंस बनते हैं कई कई तरीके के, फिर मुश्किल भी बनाए जा सकते हैं, और एसएचएम का उपयोग आपने हर जगह होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में देख ही लिया होगा तुमने एसएचएम है कि नहीं है, वो पार्ट अभी आएगा। तो कल हम इस पार्ट को जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसको और समझेंगे। मैथमेटिकली फिजिक्स में क्या रिलेशन है, क्या वो है, समझेंगे। एक चीज होती है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को भी हमें समझना है। फेजर डायग्राम मैंने बना रखा है बढ़िया सा, ये तो ये जो फेजर डायग्राम है ना सर्कल का, इसके साथ रिलेशन, ये कल हम लोग फेजर डायग्राम समझेंगे।
तो फेजर डायग्राम समझेंगे। अब आसानी से तुम्हें फेज समझ में आएगी तो फेजर डायग्राम तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है, बहुत जल्दी तुम समझ जाओगे। तो कल हम लोग करते हैं, फिर कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। कक्षा समाप्त अपनी। धन्यवाद।